हेलो एंड वेलकम टू जे कर्व लर्निंग। आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो न्यू चैप्टर है क्लास 9 सीबीएसई का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जे कर्व लर्निंग को भूलना मत। अब फोर्स होता क्या है? अब डेली लाइफ में आप लोगों ने बहुत जगह पे फोर्स को अप्लाई किया होगा, अप्लाई होते हुए देखा होगा और फोर्स की वजह से चेंजेस आते हुए भी देखा होगा, है ना। तो बेसिक सा जो डेफिनेशन है फोर्स का वो ये होगा, any action which can cause pull or push, any action which can cause pull or push on a body, या फिर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है? पुश और पुल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक ब्लॉक है मेरे पास, इसका कुछ तो मास होगा, है ना। अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया? पुश हो गया, पुश। अब ये पुश क्या है? एक तरीके का फोर्स है जो इस ब्लॉक को क्या करेगा, आगे डिस्प्लेस होने में मदद करेगा। दूसरे तरीके का फोर्स कौन सा है? पुल है। ये एक ब्लॉक है, इसका भी मास m है और आप यहाँ पे खड़े हो और आपने क्या किया, इसको एक रस्सी बांध के खींचना शुरू किया ऐसे। ये क्या हो गया? पुल हो गया। तो ये क्या है? दो टर्म्स है, पुश और पुल, जो डिफाइन करता है फोर्स को। अब फोर्स क्या है? फोर्स को हम देख नहीं सकते, है ना। हम लोग फोर्स को क्या है, देख नहीं सकते, बट फोर्स से होने वाली चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज अगर अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो रही है तो क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, है ना। अब कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं थियोरेटिकली। अ फोर्स कैन move a stationary object दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा a force can stop moving object, है ना। मान लो कि कोई भाग के आ रहा है, आपको रोकना है उसको, तो क्या करोगे? आप भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे जिससे कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी या फिर रुक जाएगा। किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये डस्टर है यहाँ पे, मुझे इसको डिस्प्लेस करना है, अपनी जगह से हिलाना है, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा फोर्स आगे खिसकाऊंगा, थोड़ा फोर्स लगाऊंगा जिससे कि ये डिस्प्लेस होगा, है ना। एक और तरीके का फोर्स देखा था, पुल देखा था हम लोग ने, इसको मैंने पुल किया, खींचा, तो ये वापस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, है ना। अब फोर्स भी दो तरीके के होते हैं, क्या होता है देखते चलो। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है या फिर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ तो उसका मास होगा, और मैंने इसको दो तरफ से फोर्स लगाया, है ना। यहाँ से एक फोर्स लगा है इस तरफ, यहाँ से एक फोर्स लगा है इस तरफ, है ना। इसको मान लेते कुछ तो इसकी भी मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, 5 न्यूटन बोल देते हैं, इसको भी 5 न्यूटन बोल देते हैं। अब दोनों बाजू अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस है तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स हो जाएगा। इस तरफ भी 5 न्यूटन है, इस तरफ भी 5 न्यूटन है, तो ये जो बॉडी है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। इस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स, जिससे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट ऑफ
जिस भी स्टेट में है वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। जैसे अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों तरीके से, दोनों बाजू से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन क्या है? when the net effective force or the number of forces applied on an object are equal or effect is zero, then the force is called balanced force, है ना। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टग ऑफ वॉर देखा है? टग ऑफ वॉर, यहाँ से लोग खींचते हैं, यहाँ से भी लोग खींचते हैं, यहाँ से भी लोग खींचते हैं, यहाँ से भी लोग खींचते हैं। अगर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है तो ये जो डिसाइडिंग पॉइंट है वो अपनी जगह पे होगा। मतलब क्या? दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस है दोनों तरफ। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर वो सेम अमाउंट ऑफ है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा हो जाएगा? बैलेंस फोर्स हो जाएगा। और बैलेंस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा? कोई भी चीज अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। आई होप यहां तक क्लियर है। दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। दूसरा क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, इसको भी पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे जो प्रॉपर डेफिनेशन है। मान लो ये एक है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है और तुमको इसको अपनी जगह से हिलाना है। ये तुम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर हिल ही नहीं रहा है। ये तो फोर्स तो तुम अप्लाई किए जा रहे हो, हिल रहा ही नहीं है। क्यों नहीं हिल रहा है? इसका एक रीजन है। यहाँ पे इस रेफ्रिजरेटर और जो कांटेक्ट ऑफ जो तुम्हारा सरफेस है उसके कांटेक्ट के बीच में एक फोर्स है। वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारे फोर्स से ज्यादा है, इस वजह से ये फ्रिज हिल रही नहीं है। बट अब तुम्हारी ईगो पे आया तो तुमने क्या किया? जोर से पुश किया। जोर से पुश करने के बाद क्या हुआ? तुम्हारा फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हुआ तो ये फ्रिज ने क्या किया? ये मूव हो गई। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स था, तुम्हारा फोर्स ज्यादा था इसलिए फ्रिज मूव हो गई। फ्रिक्शन का फोर्स कम था और स्टार्ट में देखा जाए तो तुम्हारा फोर्स कम था, फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा था, इस वजह से ये फ्रिज डिस्प्लेस नहीं हो रही थी। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट चेंज करने पे मजबूर कर दे, है ना। अनबैलेंस फोर्स उसको बोला जाएगा। एक डेफिनेशन देख लेते हैं अनबैलेंस फोर्स का। when the net force or net effective produced by number of forces, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे देखो, पहला तुम्हारा, यहाँ पे दूसरा फ्रिक्शन का। तो जितने फोर्सेस लगेंगे वहां पे, इसलिए नंबर ऑफ फोर्सेस बोला है, फोर्स नहीं फोर्सेस। एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। पिछले वाले में हम बैलेंस फोर्स में हमने देखा था जो दोनों फोर्स थे वो नलिफाई हो रहे थे, कैंसल आउट होके जीरो हो रहे थे।
इस वजह से जो ऑब्जेक्ट था उसने अपना स्टेट चेंज नहीं किया था। यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस वो नॉन जीरो है, इसीलिए बॉडी ने अपना स्टेट चेंज किया है। फ्रिज ने यहाँ पे अपनी, रेफ्रिजरेटर ने अपनी यहाँ पे पोजीशन चेंज कर ली है, नॉन जीरो। देन द फोर्स is said to be unbalanced force when the net force or net effective produce number of forces acting on a body is non-zero, then the force is said to be unbalanced। जितने भी नंबर के फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, अगर उन फोर्सेस का जो नेट है वो नॉन जीरो होगा या कुछ ना कुछ नंबर होगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अगर वो नॉन जीरो है मतलब जो भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो कौन से हैं, अनबैलेंस फोर्सेस है। आई होप यहाँ पे सबको ये बातें क्लियर हुई होंगी, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अभी। अब जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है इनर्शिया। अब इनर्शिया होता क्या है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये डस्टर है और इसको मैंने यहीं रख दिया, और मैं अगर 10 साल बाद भी आऊं तो ये डस्टर यहीं का यहीं होगा। क्यों और कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल इसके ऊपर आके अप्लाई नहीं होता। तो हर बॉडी को, यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, हर बॉडी का खुद का एक, भगवान ने एक ऐसा वरदान दिया हुआ है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, और उसी चीज को इनर्शिया बोलते हैं, है ना। जैसे कभी कभी आप लोग ट्रेन में बैठोगे तो जब सडनली ट्रेन चलती है तो आप लोग पीछे की तरफ मूव होते हो। क्यों होते हो? क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त रेस्ट के स्टेट में है, और सडनली जब ट्रेन आगे खिसकती है तो आपकी बॉडी उसी रेस्ट के स्टेट में ही रहना चाहती है। इस वजह से आपको एक पीछे का जर्क लगता है ना। इसको अगर मैं डेफिनेशन से बताऊं तो वो कुछ इस तरह का होगा। द inability of an object to change its state of rest or of motion along straight line, it's called inertia। Definition क्या है? The inability of an object to change its state or rest or of motion along straight line। स्पेस में आप लोगों ने, शायद आप लोगों को पता होगा, जब भी स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट चलती है तो वो कंटिन्यूसली चलती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया जो होता है वो कौन सा होता है? मोशन वाला इनर्शिया होता है। इनर्शिया के भी 3 टाइप है। पहला है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 तरीके के इनर्शिया होते हैं, 3 टाइप के इनर्शिया होता है। अब मैं बोल रहा था कि अगर स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दो तो वो कंटिन्यूसली उसी स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर उसके ऊपर आके अप्लाई होता है तो वो अपने इनर्शिया को चेंज करेगा, है ना। तो स्पेस में जब कोई ऑब्जेक्ट चलती जा रही है तो उसके ऊपर कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन है ना। जैसे हमने अभी डस्टर का एग्जांपल लिया था, तो डस्टर यहाँ पे रखा हुआ था तो डस्टर के पास कौन सा इनर्शिया था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कब तक है उसके पास वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर आके अप्लाई नहीं हो जाता, है ना। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं। पहला कौन सा है? इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो इनर्शिया होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से।
जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी बढ़ेगा, है ना। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अभी टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम। द टेंडेंसी of a body the tendency of a body to oppose any change in its state of rest is called inertia of rest, है ना। किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उसको रेस्ट में ही रहना है, और वो मोशन को अपोज करती है रेस्ट में ही रहने के लिए। इस वजह से आपको जर्क लगता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। when a bus suddenly start moving forward, then the passenger in the bus fall backward। अब ये होता कैसे? मान लो कि ये एक बस है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, है ना, यहाँ बैठे हुए हो, और सडनली आप इस वक्त हो क्या रहा है, यहाँ पे बस रेस्ट पे है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आपकी बॉडी भी रेस्ट पे है, और आपकी आधी बॉडी जो है, यहाँ ध्यान देना, आधी बॉडी जो है वो बस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जो कनेक्शन पॉइंट है यहाँ से कनेक्टेड है। अब यहाँ हो क्या रहा है, आपकी बॉडी रेस्ट में ही है और वो मोशन को अपोज कर रही है। जब सडनली बस आगे चलेगी तो जो इतना पार्ट ऑफ बॉडी है वो भी सडनली आगे चलेगा, पर जो आपका अपर बॉडी पार्ट है वो क्या करेगा, रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा, और रेस्ट पे ही रहने की कोशिश की वजह से बस आगे चलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे की तरफ गिर रहे हो, पीछे की तरफ एक आपको जर्क लगेगा। वो क्यों लगेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपको वो जर्क लगता है। ट्रेन में भी आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा ये सारी चीजें, है ना। दूसरा टाइप का इनर्शिया देखते कौन सा है? दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब सेम डेफिनेशन है, लिखाने के लिए लिख देता हूं। द टेंडेंसी of a body to oppose any change in its state of uniform motion is called इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इसका भी वही बस वाले एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप खड़े हो बस में, ऊपर का वो हैंडल पकड़ के, है ना, ये है आपकी बस का हैंडल पकड़ के खड़े हो। अब जब बस चल रही है कंटिन्यूस, तो बस भी मोशन में है, आप भी मोशन में हो,
तो आप और बस दोनों कौन से इनर्शियल फ्रेम में हो, इनर्शिया ऑफ मोशन के फ्रेम में हो आप लोग। आप दोनों जन साथ में चलते जा रहे हो, बट जब सडनली सामने कुछ आने की वजह से बस रुक जाती है, ब्रेक मारती है, ब्रेक अप्लाई होते हैं, तो बस स्टॉप हो जाती है। बस क्या हो गई यहाँ पे, स्टॉप हो गई। बट आपकी बॉडी कौन से फ्रेम में थी, आपकी बॉडी कौन से इनर्शिया में थी, इनर्शिया ऑफ मोशन में थी। बॉडी ने आगे जाने की कोशिश की, बस तो रुक गई बट आपकी बॉडी आगे जाने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से आपको एक फॉरवर्ड का जर्क लगता है ना। तो अब क्लियर हो गया होगा कि वो जर्क क्यों लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन वहां पे आपकी बॉडी में अप्लाई हो रहा होता है। जब भी बस आगे जा रही होती है और सडनली ब्रेक मारती है, तो आप लोगों ने देखा होगा आपकी बॉडी को एक आगे जर्क लगता है। वो जर्क क्यों लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी आगे जाने की मोशन की टेंडेंसी में थी, है ना। अचानक से स्टॉप होने की वजह से आप जहां पे खड़े थे वो तो सडनली स्टॉप हो गया, बट आपकी बॉडी ने मोशन कंटिन्यू में रखा, इस वजह से आपको वो आगे का जर्क लगता है। तीसरा है, वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो भी देख लेते हैं एक बार। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी सेम ही डेफिनेशन है, बस वहां पे डायरेक्शन का चेंजेस हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, मान लो कि आप बाइक से जा रहे हो और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन के इनर्शिया में चल रही है, उसको सीधा ही जाना है। बट जब सडनली आप डायरेक्शन चेंज करते हो, तो वो यहाँ पे क्या करता है, अपोज करता है। और वो किस टेंडेंसी में होती है, आपकी बॉडी स्ट्रेट जाने की टेंडेंसी में होती है। तो उस इनर्शिया को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो ही जाएगा, है ना। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस curve on the road, then passenger falls away। आपने देखा होगा जब भी बस में बैठ के आप लोग जा रहे होंगे, बस जब सडनली एक कर्वी डायरेक्शन पे चेंज करती है, तो आपको एक इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होते हो आप। वो होता दो तरीके की वजह से, बट जो फर्स्ट तरीका है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक होता है सूडो फोर्स की वजह से भी होता है, और जो फर्स्ट रीजन है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप बस अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा। बट जब सडनली बस चेंज करती है डायरेक्शन, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करती है। इसी वजह से आपको एक साइड जर्क लगता है ना। उसको क्या बोलते हो आप लोग, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं न्यूटन बाबा के कुछ लॉज। अगले वीडियो पे हम लोग न्यूटन के कुछ लॉज देखेंगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और मोमेंटम के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। जब तक आप लोग लाइक करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।